आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्व रखते हैं उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में मैंने शामिल किया है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति से संबंधित दो महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं पहले डाल चुका हूँ। यदि वो वीडियोज़ आप उसका अच्छी तरह से यदि आप अध्ययन करेंगे, आप उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों का के जवाब है वो आसानी से दे पाएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राष्ट्रपति पद के ऊपर 2 बार रह चुके हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इस पद के ऊपर 2 बार रह चुके हैं। यानी 1950 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। अंतरिम सरकार में भी ये राष्ट्रपति पद के ऊपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 4 ऑप्शन है, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और स्मृति ईरानी। इन 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। उत्तर सी सही है इसमें। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20, 25, 30 और 35। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम में कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 35 साल। 35 साल न्यूनतम होने चाहिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की 1 महीने की सैलरी कितनी होती है? यानी भारत के राष्ट्रपति को महीने की कितनी सैलरी मिलती है, कितना उसको वेतन मिलता है? तो इसका सही आंसर है 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये राष्ट्रपति को महीने का वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। यानी आंसर बी सही है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी संघ सरकार की जो भी शक्तियाँ हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ सरकार की जो भी शक्तियाँ हैं उन सारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। यानी संविधान के अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किस में निहित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संसद। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आंसर बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो इसमें है राज्य का प्रधान। विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर राज्य शब्द है वो देश के लिए होता है। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो स्टेट शब्द है वो देश के लिए ही होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हम ये सोचें कि भाई राज्य के लिए तो राज्यपाल होता है, प्रधान है, लेकिन यहाँ पर राज्य शब्द है वो देश के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? यानी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यदि हमें देश की यदि हम वरीयता सूची बनाएं नागरिकों की तो प्रथम स्थान पे कौन आता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? यानी भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति,
थल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल। तो इसमें सही आंसर है राष्ट्रपति। यानी हमें ध्यान रखना है कि भारत की जो तीनों सेनाएं, उन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष और बहुमत दल का नेता। तो ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, यानी राज्य की जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। भले ही उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो राज्य की सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। तो अपना आंसर इसमें बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? 4 ऑप्शन है इसमें। अब्दुल कलाम आज़ाद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रणब मुखर्जी। 4 ऑप्शन है कि भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो वो हैं, हमारा आंसर है बी सही हो गया इसमें, नीलम संजीव रेड्डी। यानी ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? यानी संविधान में क्या प्रावधान किया गया राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति है वो, यानी कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? 1 बार, 5 बार, 7 बार, कोई सीमा नहीं। यानी 4 ऑप्शन है इसमें कि कितनी बार लड़ सकता है, 1 बार, 5 बार, 7 बार, या इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति और राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें जो अपना उत्तर है वो डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया बी सही है, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब जनता सीधा निर्वाचन में भाग ले, वो प्रत्यक्ष होता है। और जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे वो चुनाव संपन्न करवाएं या चुनाव में वोटर के रूप में भाग लें, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली हो गया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और फिर वो राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट हो गया, यानी अप्रत्यक्ष हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? देखो इसमें 4 दी हुई है इसमें, सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो विद्यार्थियों इसमें सही है आंसर डी, विकल्प डी सही है इसमें। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी इसके अंतर्गत ये नहीं है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबसे जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत गया, ऐसा नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक, यानी एक निश्चित अनुपात में एक न्यूनतम कोटा पहले बनाया जाता है और उस न्यूनतम कोटे को प्राप्त करना होता है। यदि वो न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति पद के लिए वो चयन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी यदि कोई विवाद हो जाए तो उसको कौन उसका निपटारा करता है? तो ये इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। 4 ऑप्शन है इसमें। तो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी।
क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 4 नंबर पर हो गए वीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, यानी पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो गृह मंत्री के पद पर भी रह चुके थे। 4 ऑप्शन है इसमें, वीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन। तो इसमें है ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे, कौन थे। 4 ऑप्शन है इसमें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीबी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, यानी कांग्रेस के अलावा गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। वीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और जाकिर हुसैन, इनमें से कौन थे। तो सही आंसर है विकल्प ए, वीबी गिरी, यानी वीबी गिरी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में सबसे पहले चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है, कौन नहीं रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह और सी राजगोपालाचारी। विद्यार्थियों, यदि हम राष्ट्रपति की सूची देखें, लिस्ट देखें, तो उसमें सी राजगोपालाचारी का कहीं कोई नाम में नहीं आता है। तो ये जो तीनों ऊपर हैं, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और ज्ञानी जैल सिंह, ये तीनों राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो इसमें हमारा आंसर डी सही हो गया, सी राजगोपालाचारी, ये राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, यानी भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो इसमें सही सदस्य है, सही आंसर है इसमें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। 1 महीना, 2 सप्ताह है, 1 साल, 5 सप्ताह है। तो इसमें इनको 14 दिन का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, यानी 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा और संसद के द्वारा। तो इसमें सही आंसर है, यानी प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, लोकसभा अकेली इसको नहीं हटा सकती, मुख्य न्यायाधीश है वो इसको पद से नहीं हटा सकता, तो संसद है वो राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यदि 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है। यानी संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में और उच्चतम न्यायालय में। तो इसमें सही आंसर है सी, किसी भी सदन में की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि अभियोग चलाना है तो संसद के किसी भी सदन में इसकी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लोकसभा से भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर।
तो इसमें संविधान में यह कहा गया कि संविधान के अतिक्रमण करने पर, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसमें आंसर बी सही हो गया, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और जापान। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर है ए, अमेरिका से ली गई है। यानी भारतीय संविधान पर जो के अंतर्गत जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। यानी भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो संसद में जब महाभियोग लग जाए तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ता है। इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को कौन उसके पद से हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है। इसमें आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति है उसको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है इसमें, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता। तो इसमें ऑप्शन है ए सही, भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यानी कौन से संविधान के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति है वो उसको मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद इसमें 60 है, 60। ऑप्शन अपना इसमें डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे, यानी किसको देंगे? तो वो है उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अब राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र की सूचना किसको दी? उपराष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति है वो इसकी सूचना किसको देता है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। यानी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यानी राज्यसभा को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ऑटोमेटिक ही उसको पता है, तो उसको सूचित करने की जरूरत ही, यानी राज्यसभा को सूचित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें ऑप्शन है सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे? 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है कि वो दोबारा निर्वाचन हो सकता है? अनुच्छेद 52, 54, 57 और 55। तो इसका जो अनुच्छेद है वो है 57। आंसर इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 4 नाम है इसमें, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह और आर वेंकटरमन। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन है
नीलम संजीव रेड्डी, यानी आंसर बी सही है इसमें। एन संजीव रेड्डी, जिसको हम नीलम संजीव रेड्डी कहते हैं, ये जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी शासन कब आया था? 1977 में। 1977 से लेकर के 1980 तक जनता पार्टी का शासन रहा था, यानी इस पार्टी ने 24 माह शासन किया था। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीबी गिरी। इसमें सही आंसर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु है वो राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल पूरा होने से पहले इनकी हो गई थी। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें सही आंसर है विकल्प है ए, उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, राज्यसभा वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करती है। बाकी सभी की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी। यानी 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो जैसा कि हमने अपने कल क्लास में देखा था, इन सभी की नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इनमें से सभी। ये सभी, इसमें आंसर डी सही हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्रियों हैं उनकी नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी देखो, इस मामले में राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सीमित है, क्योंकि मंत्रियों के पद पर उन्हीं को नियुक्त करता है जैसा कि निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह दिए जाने पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस संबंध में राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सीमित है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर इस संबंध में राष्ट्रपति है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14, 16, 18 और 22, दोनों सदनों के लिए। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12, तो कुल संख्या हो गई 14। तो इसमें ऑप्शन है ए सही हो गया, कुल 14 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? क्षमा प्रदान करने का, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का, आपातकाल की घोषणा करने का और अध्यादेश जारी करने का। तो देखो, इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत हमें दिख रहा है, और वो है बी, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का। इसमें आंसर बी हो गया, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके न्यायाधीशों को हटाना राष्ट्रपति का काम नहीं है, राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यानी यदि कोई, पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना बहुत नामुमकिन है। उनकी आयु है वो 65 साल तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। फिर भी यदि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से उनको पद से हटाया जा सकता है, इससे पहले इनको हटाया नहीं जा सकता। फिर आगे आता है, निम्नलिखित में, जैसे ये तो हमने पढ़ लिया, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। फिर आगे प्रश्न आता है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, इनमें से कौन है? तो राष्ट्रपति है, इसकी स्वीकृति वित्त बिल के लिए, धन विधेयक के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। मान लीजिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति है वो ऐसे अपराधी की जो फांसी की सज़ा उसको माफ़ी कर सकता है। तो इसमें आंसर अपना बी सही है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। 4 ऑप्शन है इसमें, वित्त आयोग, योजना, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इसमें जो आंसर है सही वो है योजना आयोग। यानी योजना आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। जैसा कि अब योजना आयोग वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है नहीं है, बाकी सभी ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी करता है, जो राजभाषा आयोग है उसकी भी नियुक्ति करता है, और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अब राष्ट्रपति नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें आंसर सही है सी, राज्यपाल। यानी राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल है वो किसी राज्य के अंतर्गत उस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के ऊपर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी किसी भी मामले के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो इसमें अपना सही आंसर है विकल्प डी सही है। राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किसी भी विषय पर ले सकता है, जैसा कि एक बार उन्होंने कावेरी नदी जल विवाद के ऊपर परामर्श मांगा था सर्वोच्च न्यायालय से। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऊपर हमने देखा कि किसी विधि के प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अब ये जो अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद है 143 यानी 143। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? यानी संसद का अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें सही आंसर है बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को यानी सलाह और मंत्रणा देने का काम है किसका है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर है डी, संघीय मंत्रिपरिषद। यानी प्रधानमंत्री है उसके द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है, जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं, उन सभी के बारे में प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को अवगति कराता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री हैं वो उसमें संघीय मंत्रिपरिषद में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 65 में, 61 में? कभी नहीं। आर्थिक संकट की घोषणा तो आज तक कभी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं हुई। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी जो राजदूत हैं के कमिश्नरों के जो प्रत्यय पत्र हैं वे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? 4 विधेयक हैं, साधारण, गैर सरकारी, धन विधेयक और इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? यानी राष्ट्रपति के पास में ऐसा कौन सा विधेयक है जो आ जाता है और बाद में पुनर्विचार के लिए वो मंत्रिपरिषद को वापस से नहीं लौटा सकता है?
तो वो है धन विधेयक। यानी जो साधारण विधेयक है उनको राष्ट्रपति है वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, केवल एक बार। जबकि धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा जा सकता है, उसको उसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य और संघ सूची, संघ और समवर्ती सूची। तो इसमें देखो आंसर है डी सही, यानी विकल्प डी है इसमें, संघ और समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून आती है केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषय पर सामान्यतया राज्य सरकार, और जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है उसका जो निर्णय है वो प्राथमिकता में रहेगा। तो इसमें आ गया राष्ट्रपति है वो संघ और समवर्ती सूची है उनके ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। जैसा कि हमने राष्ट्रपति की योग्यताओं में पढ़ा था, तो उसमें ऑप्शन बी है वो कहीं नहीं आता है। कोई शैक्षिक योग्यता राष्ट्रपति के लिए नहीं रखी गई है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। तो आंसर बी सही है, उसमें पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक राष्ट्रपति के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, तो सांसद आ गए, यानी भले वो चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो उनको हम सांसद कहते हैं। तो निर्वाचित सांसद और वो भी जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और विधानसभा के जो सदस्य हैं यानी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो विधान परिषद हैं उनके सदस्य और राष्ट्रीय चुनाव में भाग ही नहीं लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो गया, निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति चुनाव में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें सही आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाती है यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में यदि किसी प्रकार कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें सही आंसर है राज्य सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी जो राज्य सूची इसमें विकल्प ए सही है, राष्ट्रपति है वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है क्योंकि यह राज्यों का विषय होता है। तो इसमें आंसर है ए, विकल्प इसमें ए सही है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, 78, 123 और 124। इसमें आंसर सही है विकल्प सी, अनुच्छेद 123। यानी संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध,
पॉकेट निषेध, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इसमें आंसर डी सही है। यानी जो वीटो की शक्ति है उसमें ये तीनों तरह की आती हैं, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। यानी पॉकेट का मतलब है कि कुछ समय के लिए राष्ट्रपति को अपने पास में उसको अपने पास में रख सकता है विचार के लिए। यानी जो भी प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात यदि राष्ट्रपति के पास में आया है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर देरी कर सकता है, उसको अपने पास में कुछ समय के लिए विचार के लिए रख सकता है। उसी को वीटो की शक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसमें आंसर है विकल्प बी सही, एंग्लो इंडियन। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों, संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, इसका विकल्प है वो ए सही है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत सरकार का यदि वास्तविक अध्यक्ष पूछे तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो इसमें विकल्प सी सही है, संविधान सभा द्वारा। विद्यार्थियों, आपको जैसा कि पता होना चाहिए संविधान सभा यानी 2 तरह से काम कर रही थी। एक तो हमारे देश के लिए संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी और दूसरी तरफ वो देश का शासन भी चला रही थी। यानी हमारे देश की एक अंतरिम सरकार थी। यानी वो एक ऐसी सरकार थी जो जनता के द्वारा उसमें चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। तो जब चुनाव से पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, तो उनका जो चुनाव किया था वो भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है? इसमें 4 ऑप्शन है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें सही आंसर है विकल्प डी, विधान परिषद है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में 65 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो स्कूल व्याख्याता सहित जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यदि आप मेरे जो 2 क्लासें जो 2 वीडियो पहले डाले जा चुके हैं और यदि ये तीसरा आपने ये प्रश्नोत्तर संबंधी जो आज का जो अपना ये चैप्टर था यदि इसको आपने तैयार कर लिया तो राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा के अंतर्गत गलत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ है उनका तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।